हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। तो हमने पिछले वीडियो में प्रस्तावना का पूरा प्रारूप पढ़ लिया था और आज प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ केस पढ़ेंगे। क्या है केस, चलिए देखते हैं। पहला केस है हमारा बेरूवाड़ी का केस जो 1960 में हुआ। भारत संघ, बेरूवाड़ी केस वर्सेस भारत संघ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबाड़ी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आया गोलकनाथ केस 1967 में आया। इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, अपरिवर्तनीय है। तो गोलकनाथ केस में कहा गया प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद भारती केस आया। कब आया, 1973 में आया। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। फिर इंदिरा गांधी जी के समय जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। क्या किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश से 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। और एग्जाम में भी आ जाता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। इसमें क्या था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। ये कथन कई बार आ जाते हैं पेपर में और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है, ठाकुर दास भार्गव दास द्वारा कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। फिर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ये सुभाष कश्यप जी ने कहा है। फिर प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। ये जन्मपत्री वाला क्वेश्चन इतनी बार मिला है कि अब बिल्कुल से रट लो इसको। तो प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा है। फिर प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं जो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में समाजवादी और गणराज्य शब्द शामिल करने की बात कही किसने, हसरत मोहानी ने। और प्रस्तावना का प्रारंभ ईश्वर के नाम से करने की मांग की थी H.B. कायथ ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है एक, जिसमें ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उद्देश्य इसका मोटिव क्या था, ब्रिटेन तथा भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करना। ठीक है, कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। प्रावधान क्या था इसमें, प्रावधान समझते हैं। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। पहले अलग अलग थी, फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अलग मतलब में मर्ज कर दिया गया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। शासन की समस्त शक्ति सैनिक प्लस सिविल गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को दे दी गई। निर्णय बहुमत से होने लगे। गवर्नर जनरल सिर्फ निर्णायक मत दे सकता था। जो निर्णय लेने के बाद बहुमत के बाद जो निर्णायक मत आता था वो निर्णायक मत दे सकता था गवर्नर जनरल। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। तो 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत कौन कौन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र जो था वो शामिल था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एल्जाह एम्पे थे। कंपनी के व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार, उपहार अथवा रिश्वत नहीं ले सकते थे, ये नियम लाया गया। फिर हम आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 के एक्ट में संशोधन इसके अंतर्गत हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट है ये। प्रावधान क्या था कि कलकत्ता की सरकार को बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार। प्रावधान इसमें क्या लाया गया, कलकत्ता की सरकार को बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिले। विधि के स्रोत क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट में केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए था और
एक्ट सेटलमेंट में क्या था, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा तीनों के लिए था। क्या था, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। समझो इसको, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। फिर आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। कंपनी के जो व्यापारिक था और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। कैसे, व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। राजनीतिक कार्य के लिए क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे, सैनिक, असैनिक और राजस्व का कार्य इसमें देखा जाता था। और व्यापारिक में व्यापार के क्षेत्र में तो कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल। नोट है, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जो 6 सदस्य हैं, अपॉइंटमेंट बाई ब्रिटिश क्राउन द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया गया। इसकी परमिशन के बिना गवर्नर जनरल ना तो किसी राजा को आश्वासन देगा, ना ही कोई सहायता प्रदान करेगा।